और अपवर्तन में कारकों के प्रभाव तक पढ़ा दिया था आपको, ये पढ़ा दिया था ना, इफेक्ट ऑफ फैक्टर, कारकों के प्रभाव, जिसमें आपका बताया था कि अपवर्तनांक कम होता है कब ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल नहीं लिखाए थे आपको, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए सबको ही, एग्जाम्पल लिख लीजिए सबको ही, अपवर्तन के एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखिए, तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन के उदाहरण लिख लीजिए। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे हुए बर्तन में, पानी से भरे हुए बर्तन में रखी हुई वस्तु का, पानी से भरे हुए बर्तन में रखी हुई वस्तु का थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखना, पानी से भरे बर्तन में रखी हुई वस्तु का थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखना, थोड़ी से ऊपर उठी हुई दिखना। अगला लिखेंगे एग्जाम्पल, पानी में डूबी हुई, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ी दिखाई देना, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ी दिखाई देना, टेढ़ी दिखाई देना। चलिए, तो ये सब कुछ किसके कारण होते हैं? हमारे अपवर्तन के कारण। तो याद रखेंगे, अगर पेपर में आ जाए कि बताइए तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, आपका पूछ ले कि बताइए अगर कोई वस्तु रखी हुई है पानी में डली हुई है तो ऊपर क्यों दिखाई देती है, अगर कोई छड़ या कोई पेंसिल डाली हुई है तो हमें सीधे डालने पर भी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो ये सब कुछ किसके कारण होते हैं? आपके अपवर्तन। क्योंकि जब कोई भी प्रकाश किरण आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी किरण क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसके कारण से वो हमें उठी हुई या फिर टेढ़ी हुई वस्तु हमें दिखाई देती है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिक कोण के बारे में। आपको सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले आपको बताएंगे क्रांतिक कोण क्या होते हैं। क्या होगा क्रांतिक कोण, किसी को पता है क्या? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। बताइए क्या होता है ये क्रांतिक कोण, किसे कहते हैं? बातें क्यों कर रहे हो, बातें क्यों कर रहे हो, ये बताओ पहले। क्रांतिक कोण बाद में बताना, पहले ये बताओ बातें क्यों कर रहे हो। कुछ काम है क्या? एक दूसरे से कुछ काम है क्या? कर लो सब कोई अपना अपना काम, फिर पढ़ाएं। चलिए, अब क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण में दो माध्यम का होना बहुत जरूरी है। स्पेशली ऊपर सघन माध्यम होना चाहिए और नीचे आपका विरल माध्यम होना चाहिए। तो इसमें क्रांतिक कोण को क्या कहा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो हमारा हमने काल्पनिक अभिलंब खींचा था, ठीक है, काल्पनिक अभिलंब से वो इतना दूर हट जाती है कि उस अपवर्तन जो किरण होगी उसका मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाए। वो उसका मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। वो हमारा किस प्रकार का कोण कहलाएगा? क्रांतिक कोण। समझिएगा, ये किरण ऐसी जानी चाहिए थी और ये इस किरण का अगर अपवर्तन हो रहा है तो ये दूर हटनी चाहिए थी या फिर पास आनी चाहिए थी, ये दोनों होना चाहिए था। लेकिन अगर आप आपतन कोण का मान, आपकी जो आपतित किरण है इसका हम मान बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी अपवर्तित किरण होती है वो डायरेक्टली कितना एंगल बना लेती है? 90 डिग्री का एंगल। और ये जो 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के आपतन कोण के सापेक्ष विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनता है उसका मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और ये कोण क्या कहलाता है? हमारा क्रांतिक कोण। फिर से समझिएगा,
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी और अगर आप आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपकी अपवर्तित किरण थी, मतलब जो नीचे आनी चाहिए थी, वो अपवर्तित किरण धीरे धीरे अपना मान बढ़ाते हुए कितने डिग्री तक पहुंच जाएगी? 90 डिग्री। और जब कोई अपवर्तित किरण आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वहाँ पे बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? हमारा क्रांति कोण। और इसी से संबंधित हमें परिभाषा मिलेगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अभी हमने आपको बताया कि क्रांतिक कोण क्या होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है तो अपने पथ से दूर होती है, ये सबको पता है अपवर्तन के कारण। लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे जैसे जाती है सबको पता है कि विरल है तो मतलब दूर हटती जाएगी। और ऐसे अगर हम थोड़ा सा भी आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो आपतित किरण है, यहाँ पे बनने वाला जो आपतन कोण है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। और जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो इसे हम आपतन कोण ना कह के उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण से ही संबंधित है। यदि हमारे आपतन कोण का मान, हमारा जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, मतलब ये 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री से हमारे आपतन कोण का मान क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तब वहाँ पर जो आपका क्या होगा कि अगर इसका आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो गया तो हमारी प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित। अपवर्तित ना होकर क्या हो जाएगी? परावर्तित। मतलब अपवर्तित होना चाहिए था उसे, लेकिन अपवर्तित ना होकर क्या हो गई है? परावर्तित हो गई उसी माध्यम में। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पेपर में इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जैसे पूछ लेगा कि बताइए, आपको पूछ लेगा कि पानी के जो बुलबुले बनते हैं वो चमकते हुए दिखाई क्यों देते हैं? देखा है पानी के बुलबुले? पानी में जो बुलबुले बनते हैं वो चमकते हुए दिखाई क्यों देते हैं? आपको पूछ लेगा कि अगर कहीं पे कोई कांच चिटका हुआ है तो बताइए वहाँ पे चिटकी हुई जगह पर हमें वो चमकदार क्यों ज़्यादा दिखाई देती है? आपको पूछ लेगा कि मान लीजिए आपने किसी गोले को पूरा काले रंग से रंग दिया और काले रंग से रंगने के बाद आप पानी में जब डाल देंगे तो आपको ज़्यादा चमकती हुई, सिल्वर की तरह चमकती हुई क्यों दिखाई देती है? तो ये सब कुछ ऐसा क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है ना? तो चलिए लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। आपको एग्जाम्पल याद करना है क्योंकि इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए लिखेंगे पहला क्रांतिक कोण। हेडिंग कीजिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। लिखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हेडिंग कर लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है।
विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और इस आपतन कोण का मान हमारे क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो ये विरल माध्यम में ना जाकर क्या होती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यह घटना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रवेश करने की वजह, सघन माध्यम से जैसे उसे विरल माध्यम में आना चाहिए था, लेकिन वो विरल में ना आकर, अगर हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ा देते हैं तो विरल में ना आकर वो क्या हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखेंगे चटके हुए कांच की दरारें, चटके हुए कांच की दरारें देखने पर चमकीली दिखाई देती हैं। चटके हुए कांच की दरारें देखने पर चमकीली दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। अगला लिखिए एग्जाम्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। अगला एग्जाम्पल लिखिए, पानी के अंदर वायु के बुलबुले, पानी के अंदर वायु के बुलबुले, हवा के बुलबुले, पानी के अंदर वायु के बुलबुले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीले दिखाई देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीले दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखिए, किसी धातु के गोले, अरे कितने आराम से लिख रहे हैं, बहुत सारा पढ़ाना है, कैसे लिखेंगे। पानी के अंदर, रुकिएगा, जो हम बोल चुके ना वही बोल रहे हैं अभी, ठीक है। पानी के अंदर वायु के बुलबुले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीले दिखाई देते हैं। चलिए अगला लिखिए, किसी धातु के गोले पर, किसी धातु के गोले पर काजल पोत कर उसे पानी में डालने पर, किसी धातु के गोले पर काजल पोत कर उसे पानी में डालने पर, उसे पानी में डालने पर वह गोला चांदी की तरह, वह गोला चांदी की तरह चमकदार दिखाई देने लगता है। धातु की किसी धातु के गोले पर काजल पोतकर उसे पानी में डालने पर वह गोला चांदी की तरह चमकदार दिखाई देने लगता है। क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब आप देखना थोड़ा सा, अब आपने शायद कभी किया हो अगर, तो जब आप किसी के ऊपर काजल लगा देते हैं, मतलब किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी धातु के ऊपर काजल अगर लगा देते हैं तो आप पानी में डालते हैं, तो पानी में हमेशा वो पानी जो होता है वो पूरी तरह से काजल के ऊपर अवशोषित नहीं होता। देखते हैं ना, वहाँ पे एक सरफेस बनी रहती है, थोड़ा सा पानी लगा रहता है और उस पानी के ऊपर थोड़ा सा हवा का क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। उस हवा के लेयर के कारण ही क्या होते हैं, वो प्रकाश सीधे आपका उस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता है ना, और हवा के कारण, उस हवा की परत के कारण ही वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका पूरा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण से वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। शायद कभी किया हो तो, अगर आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं किया होगा तो आज करके देखना,
है ना। अगर लोहे का कोई छोटा सा छर्रा ले लेना, उस पर काजल लगाना, उसे पानी में डालना, पानी पूरी तरह से काजल के ऊपर आपका अवशोषित नहीं होता, क्योंकि काजल अवशोषित करने नहीं देता है। चलो अगला लिखें, अगले लिखेंगे ठंडे तथा रेगिस्तान में, ठंडे देशों तथा रेगिस्तान में लिखेंगे, ठंडे देशों तथा रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठंडे देशों तथा रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या दिखाई देती है? मृग मरीचिका की मरीचिका बस बोलेंगे, मरीचिका भी बोल सकते हैं, लूमिंग कहते हैं, है ना। मरीचिका दिखाई देती है, मरीचिका लिख लेंगे, मरीचिका दिखाई देती है। अब आपको बताना है कि मरीचिका क्या है। पेड़ का उल्टा दिखाई देना। में जाएंगे तो गर्मियों के मौसम में वो लगता है जैसे पानी डला है, और वो जब वहाँ पहुँचे, जब आप गर्मी के मौसम में, आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आप ऐसे स्थान पे गए हैं जहाँ बहुत गर्मी है, तो आपकी जो हवा की लेयर होती है वो ऐसे आपको लहराती हुई दिखाई देगी जैसे पानी की कोई लहर हो, है ना। तो रेगिस्तान के प्रदेशों में ये जो वायु आपकी चल रही होती है और वो हमें पानी की तरह दिखाई देती है, तो ये हमें क्या बोलेंगे, इस प्रकार को जो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ़ बनाने का जो है ना, इसी को बोलते हैं मरीचिका, है ना। कि मतलब हमें ऐसा लगे जैसे वहाँ पे पानी है, लेकिन वास्तव में पानी ना होके क्या होता है, हवा की एक लेयर होती है जो कि हमें पानी की तरह लहर उसकी दिखाई देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। आ गया समझ में। इसी कारण से वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आप हेडिंग कीजिए प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। अब ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, इसलिए वर्ड आया हुआ है, क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है और इसका उपयोग हम किस में करते हैं। तो प्रकाशिक तंतु है क्या? अच्छा ये बताओ, ये है क्या और इसका उपयोग किसके लिए हम करते हैं? प्रकाशिक तंतु आप एक नली की तरह होती है, एक मतलब ऐसी एक नली होगी, जैसे आप पाइप ले लीजिए और ये कांच और क्वार्ट्ज की बनी होती, क्वार्ट्ज कांच की बनी हुई होती है। इसके अंदर हम इसके माध्यम से, इस नली के माध्यम से करते क्या है, इसमें हम प्रकाश किरणें भेजते हैं, और जो प्रकाश किरणें होती हैं अंदर जाकर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश किरणों को पहुँचाने का क्या करती हैं, काम करती। मान लीजिए आप किसी गुफा में प्रकाश नहीं जा रहा है ना। अगर आपको गुफा में प्रकाश पहुंचाना है तो आप इस ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके अंदर प्रकाश को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, क्योंकि इस नली के माध्यम से प्रकाश क्या होगा, पहले इस कांच पर पड़ेगा और यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिससे ये इसमें टकराएगा, फिर इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर इसमें धीरे धीरे ये क्रिया बार बार होते 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 ये जितनी भी लंबी तंतु होगी जहाँ तक आपको ले जाना होगा, आपका प्रकाश जो है उस गुफा के अंदर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। मतलब कि प्रकाश किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने के लिए क्या बनाया गया है, प्रकाशिक तंतु। और ये प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। अच्छा ये बताइए, सर्वप्रथम प्रकाशिक तंतु किसने बनाया, बताइए बताइए सौरभ की प्रकाशिक तंतु सर्वप्रथम किसने बनाया? अरे किसी इंसान ने ही बनाया होगा, लेकिन उस इंसान का नाम बताओ। में देखे हैं, हातिम में देखे थे, सीरियल आता था उसमें बोबो ने बनाया था गुफा के अंदर। अरे वो हातिम वाला मत बताओ, नारेंद्र कपानी ने बनाया। इसका आविष्कार किसने किया था, नारेंद्र कपानी। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाशिक तंतु बनाया। किसने बनाया, नारेंद्र कपानी ने बनाया। हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग किस में करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रकाश किरणों को भेजने के लिए, और ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। लिखिए इसके बारे में। अच्छा आप लोगों ने लेजर ऑपरेशन सुना होगा, तो लेजर किरणें पेट के अंदर कैसे जाएंगे, ऐसे लगा दोगे टॉर्च चली जाएंगी, ऐसे नहीं है ना। ये इस प्रकाशिक किरण, इस प्रकाशिक तंतु के माध्यम से लेजर किरणें द्वारा हम क्या करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। चलो लिखो,
लिखिए, प्रकाशिक तंतु हेडिंग कर लीजिए और लिखिए, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब उपकरण। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नलों को आपको क्या करते हैं, प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ, मतलब जितनी तीव्रता उसकी यहाँ पर होगी उतनी तीव्रता वो उधर भी होगी, तो उसी तीव्रता के साथ आपके सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में ले जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशिक तंतु का। आगे लिखेंगे, इसका आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। इसका आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। नरेंद्र कपानी ने किया था। यह क्वार्ट्ज कांच सुना है ना कि नहीं सुना है? बहुत सारे कांच होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं कांच। क्वार्ट्ज कांच तथा कई पतले रेशों से मिलकर बना होता है। यह क्वार्ट्ज कांच तथा कई पतले रेशों से मिलकर बना होता है। कई पतले रेशों से मिलकर बना होता है, जिनका व्यास 10 की घात -4 सेंटीमीटर, जिनका व्यास 10 की घात -4 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1 से 1.5 तक होता है। क्या होगा, इसका व्यास कितना होता है रेशो का, 10 की घात -4 सेंटीमीटर, और यहाँ का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 से 1.5 तक होता है। अच्छा ये बताओ, हमारे आँखों में जो कचाव द्रव भरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? आँखों में पता है आप लोगों को, मतलब कांच का छोटे छोटे काले रंग का पानी भरा हुआ जैसे कांच होता है वैसा, तो बताओ उसका अपवर्तनांक कितना होगा? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए, अगर पेपर में आ जाए कि बताइए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बताइए सब कोई। हम तो नहीं बताएंगे। बताओ, अगर पेपर में आ जाए तो क्या करोगे फिर आप लोग? ऑप्शन देखोगे और तुक्का लगाओगे। 1.333 ये पानी का भी है और ये हमारे आँखों का भी है। अच्छा चलो, 1.333 होता है पानी, और आँखों का जो पानी होता है उसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। 1.333 हो गया। चलो अब लिखिए, हो गया। इसका उपयोग लिख लीजिए, उपयोग लिखिए। इसका उपयोग लेज़र किरणों द्वारा सर्जरी करने में, प्रकाशिक तंतु का उपयोग लिख लीजिए सब कोई। इसका उपयोग लेज़र किरणों द्वारा सर्जरी करने में, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में, लेज़र किरणों द्वारा सर्जरी करने में, आंतरिक अंगों की जांच करने में किया जाता है। आंतरिक अंगों की जांच करने में किया जाता है। चलो अब एक दो परिभाषा है, आप लोग से हम पूछेंगे, दो परिभाषा का हमको आंसर दीजिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपने वर्ड सुना होगा कभी भी विवर्तन, सुना है विवर्तन?
विवर्तन, व्यतिकरण सुना होगा, और एक वर्ड है और प्रकीर्णन। 3 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, विवर्तन, व्यतिकरण और आपका प्रकीर्णन। तो चलो ये तीनों वर्ड बताओ आप कि ये क्या है, बताइए क्या है ये। चलो विवर्तन और व्यतिकरण छोड़ दो, कभी नहीं सुना, लेकिन आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, प्रकीर्णन। हाँ, ध्वनि में पढ़ाया था हमने, व्यतिकरण पढ़ाया था, विवर्तन भी पढ़ाया था। हाँ, प्रकाश में भी गुण होता है ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है, इसलिए क्योंकि ध्वनि में भी वही गुण होता है और प्रकाश में भी वही गुण होता है, इसलिए दोनों वर्ड। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, हमने आपको प्रकीर्णन पूछा है, तो आप प्रकीर्णन बताओ कि क्या होता है। प्रकाश किरण जब जैसे पृथ्वी में पड़ती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये तो वर्ण विक्षेपण है। जब किसी प्रिज्म में प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, ये तो वर्ण विक्षेपण है। प्रकीर्णन क्या है बताओ? अरे सोच के बताओ, चाहे पूछ के बताओ चाहे सोच के बताओ, बस गूगल से सर्च करके मत बताना, है ना? बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन बताएंगे? गर्ल्स बताएंगे सबसे पहले, बताइए, चेहरा मत छुपाओ, बताओ भाई। शीतल, बहन शीतल, भाई शीतल नहीं, हाँ बताओ किसको कहते हैं? आगे, प्रकाश का फैलना, प्रकीर्णन। थोड़ा थोड़ा पकड़ लियो आप तो, यही है। वायुमंडल में प्रकाश का फैलना। हाँ, प्रकीर्णन का मतलब ये होता है प्रसारित होना, मतलब फैलना। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने आप को क्या करती है? वो फैलाती है। जैसे अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि आपको पता है कि हम प्रकाश के कितने रंग पढ़ते हैं? 7 रंग पढ़ते हैं। बैजानी हप्पी नाला याद है? हिंदी में तो याद ही होगा। बै का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब हाँ, इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब, तो 7 रंग सबको ही जानते हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हमें आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अगर जो प्रकाश किरणें होती हैं हमको वही, अगर कोई वस्तु, देखिए वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रदीप्त, एक होती है अप्रदीप्त। जिन वस्तुओं में कलर दिखाई देता है, जिन वस्तुओं में प्रकाश गुजर सकता है, वो कौन सी, किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? प्रदीप्त। और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजरता वो कैसी होती हैं? अप्रदीप्त होती हैं। अब समझना ये अप्रदीप्त और प्रदीप्त कैसे। अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे आप कोई वस्तु देखते हैं या कपड़े देखते हैं, तो आपके कपड़े या फिर कोई वस्तु आपको जिस रंग की दिखाई देती है उसका मतलब ये है कि और वो सारे रंगों को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि प्रकाश केवल एक किरण को उसके ऊपर डाल रही, नहीं, वो 7 रंग आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वस्तु आपको नीली दिखाई दे रही है तो मतलब ये जितने भी आपके 6 रंग बचे हुए उस रंग को उस वस्तु ने क्या कर लिया है? अवशोषित कर लिया। और वो केवल किस रंग को परावर्तित कर रही है? नीले रंग की। और उस रंग के उस परावर्तित होने के कारण हमें नीला रंग क्या होता है? अच्छा मान लीजिए लाल रंग के गुलाब को, अगर लाल रंग का आपने गुलाब लिया है और उस गुलाब को आप हरे रंग के कांच से देखो तो किस रंग का दिखाई देगा? काला। क्यों? क्यों? क्योंकि परावर्तित करने के लिए उसके पास लाल रंग नहीं है। अगर लाल रंग परावर्तित नहीं कर पा रहा मतलब वो हमें लाल गुलाब दिखाई नहीं देगा। और वहाँ पे हरे रंग के कांच से अगर आप देखते हैं तो हरा रंग पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है? अवशोषित। अवशोषित हो जाने के कारण उसके अंदर वाले जो भी चीज़ें होंगी, गुलाब हो, लाल रंग का कोई भी चीज़ हो, वो हमें किस रंग की दिखाई देगी? आपके काले रंग की। क्योंकि लाल रंग का परावर्तन इस प्रकार नहीं हो पाया और जिसका परावर्तन नहीं हो पाएगा वो रंग हमें दिखाई नहीं देगा। तो प्रकीर्णन क्या है? हमारे प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। और इस प्रकीर्णन के कारण ही हमें सभी वस्तुओं के क्या दिखाई देते हैं? रंग दिखाई देते हैं। और इसी प्रकीर्णन के कारण क्या बनता है आपका? वर्ण विक्षेपण बनता है। वर्ण विक्षेपण बनता है। आप सबको पता है वर्ण विक्षेपण क्या है? जब हम किसी प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजारते हैं तो प्रकाश किरणें प्रिज्म की सतह से टकराकर
क्योंकि एक सघन, ये विरल माध्यम से किस में जा रही होती है? सघन। तो अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और विचलित होकर आगे चलकर ये अपने अपने रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमें प्रिज्म के कारण ही सारी की सारी प्रकाश किरणें जो होती हैं उनके कलर दिखाई देते हैं, और इसी को कलर दिखने के कारण को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं और अपने अलग अलग कलर को विभक्त कर देती है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए इंद्रधनुष हमें दिखाई क्यों देता है, तो क्या दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। अच्छा, रीजन बता दो कि मेन क्या वहाँ पे प्रिज्म लगा रहता है? अच्छा, ये बताओ कि इंद्रधनुष बनता ही कब है? क्या गर्मी में बनता है? जब बारिश होती है तभी बनता है। ऐसा क्यों? जब बारिश की बूंदें आपकी गिरती है तो बारिश की बूंदें जो होती है ना, वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है? प्रिज्म। तो जब बारिश की बूंदों से प्रकाश किरण गुजरती है तो प्रिज्म की भांति ही उन प्रकाश किरणों को क्या कर देती है? पृथक कर देती है, जिसके कारण से अलग अलग रंग की किरणें हमें दिखाई देती है, और उस अलग अलग रंगों के कारण ही हमें क्या दिखाई देने लगता है? आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि बताइए इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष हमें वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, और वर्ण विक्षेपण की होता है आपके प्रकीर्णन के कारण होता है। आ गया समझ में? आया समझ में कुछ? तो याद रखिएगा कि प्रकाश का फैलना क्या कहलाएगा? प्रकीर्णन। और प्रकाश किरणों का अलग अलग रंगों का दिखाई देना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये बताओ कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राइमरी कलर, लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंगों को हम कहते हैं प्राथमिक कलर। ठीक है, याद रखेंगे इनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक। द्वितीयक कलर किसे कहते हैं? सेकेंडरी कलर। बैगनी, पीला, और गलत बताओगे क्या? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होता है। आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा हो, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ भी याद आ रहा हो, तो 10th में आपने पढ़ा होगा कि जब हम प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाते हैं तो हमेशा कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। हमेशा क्या, कौन सा रंग बनता है? अब ऐसा मत करना कि मैडम ने बोला है कि सभी कलर हम मिला दें। अगर हम ये जितने 7 लिखे हैं ना, सातों कलर को अगर हम मिला दें तो हमेशा एक सफ़ेद रंग बनेगा। अगर कोई वस्तु आपको सफ़ेद दिख रही है, कपड़े आपको सफ़ेद दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे रंग क्या हो गए हैं? अवशोषित कर लिए गए हैं। इस कारण से वो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई दे रही है? सफ़ेद। अगर आप ऐसा करें कि आज सारे कलर खरीद लें और घर में जाके प्रयोग करें, आपको वो कलर दिखाई सफ़ेद नहीं देगा। क्यों? अब आप ही बताओ क्यों? क्योंकि जो हमें कलर मिलेंगे वो प्राकृतिक नहीं होते, वो केमिकल युक्त होते हैं। इस कारण से अगर हम सभी कलरों को मिक्स करें कि सफ़ेद रंग मिलता है कि नहीं मिलता, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, काला ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, प्रकीर्णन के बारे में लिखिए। अगर प्रयोग करना चाहें कि हाँ मैडम ने बोला है ऐसा, तो आज हम जाते हैं प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा कोशिश नहीं करना। ठीक है, चलो हेडिंग करिए प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हेडिंग कर लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन। लिखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, लिखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हेडिंग करके, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के फैलने के इस गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के फैलने के इस गुण को या प्रसारित होने के इस गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के फैलने के इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लिखिए, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा?
सबसे ज़्यादा होता है। लिखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये पॉइंट आप अपने माइंड पे सेट कर लीजिएगा। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि प्रकीर्णन के बारे में बताया किसने? सीवी रमन ने बताया था। और सीवी रमन को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 की, 1936 की, 1940? 1930 में। तो लिखिए स्टार पॉइंट बना के, प्रकीर्णन के बारे में सीवी रमन ने बताया था। प्रकीर्णन के बारे में सीवी रमन फुल फॉर्म चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन ने बताया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये बताओ कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया होगा? अलग अलग टाइप के होते हैं ना। कौन सा पुरस्कार दिया गया? भाई भौतिकी पढ़ रहे तो भौतिकी का ही दिया गया होगा। चलो लिखो। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई, भौतिकी पढ़ रहे तो भौतिकी का ही दिया होगा। चलो अब हेडिंग कीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए लिखिए, जब सूर्य की प्रकाश किरणें, लिखिए, जब सूर्य की प्रकाश किरणें कांच के किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, सूर्य की प्रकाश किरणें कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती हैं। प्रिज्म तो जानते हैं सब कोई, प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर, प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर, अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर, प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। झुककर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश किरणों का अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना, इस प्रकार प्रकाश किरणों का अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसमें प्रमुख 7 रंग दिखाई देते हैं। इसमें प्रमुख 7 रंग दिखाई देते हैं। लिख लीजिए। पहला ऊपर कौन सा होगा? ऊपर बैंगनी नहीं होगा, ऊपर लाल होगा। ठीक है, लाल, नारंगी, पीला, हरा। अभी हमने उल्टा हो गया है ना। नीला, जामुनी, बैगनी। लो, जब याद ना आए तो कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना। उल्टा तो चल नहीं पा रहे थे इसलिए सीधे से नीचे से ऊपर।
इसको कहते हैं दिमाग का यूज़ करना, नहीं तो कहते हैं जुगाड़ करना, है ना। आया समझ में? जब नहीं याद आए तो यही करना। बैजानी हप्पी नाला याद है तो याद कर लेना कि लाल ऊपर है और बैगनी सबसे नीचे। अगर नहीं याद आ रहा है लिखने में कि सबसे ऊपर, अगर पूछे कि सबसे ऊपर कौन सा प्रकाश दिखाई देगा तो ऊपर सबसे कौन दिखेगा? लाल, और उल्टे से लिख लेना तो याद आ जाएगा। बस चल लिखिए, आगे लिखिए। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर फैलेगा? लाल फैलेगा। और आँखों को सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है? लाल ही रखता है। अगर कोई मान लो 7 कलर पहन के कोई आ जाए, एक साथ नहीं मतलब अलग अलग, तो आपकी सबसे ज़्यादा जो नज़र होगी वो बार बार किस पे जाएगी? लाल पे जाएगी। लाल का प्रकीर्णन क्या होता है? मतलब कि विचलन जो होता है वो क्या होता है? लाल रंग का ही फैलेगा सबसे ज़्यादा। लाल रंग ही क्यों फैलेगा? ज़्यादा बताओ। क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन, अरे मतलब कि ये कह सकते हैं कि लाल रंग का जो विचलन होता है ना वो ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन का। हाँ फैले। हाँ क्योंकि जो ये चौराहे होते हैं जो लाल रंग का यूज किया जाता है इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाई देता है, वो फैलता नहीं। हाँ हाँ, मतलब विचलन जो होता है वो एक ज़्यादा होता है, ये चीज़ है। चलो लिखो इस पे। सॉरी विचलन सबसे कम होता है। विचलन होने का मतलब फैलने का, हाँ तो कम होगा। सॉरी लिखो, लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन, लिखो लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश की किरण का विचलन, लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश किरण की विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। अच्छा ये बताइए कि तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? ये याद है ना सबको कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। प्राथमिक रंग लिखना हो तो लिख लीजिए ऐसे स्टार पॉइंट बना के। प्राथमिक रंग है आपके लाल, हरा, नीला, ऐसे लिखना हो तो लिख लो। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला। द्वितीय रंग लिख लीजिए स्टार पॉइंट बना के। सेकेंडरी कलर बैगनी, पीला, नारंगी, बैगनी, पीला, नारंगी, बैगनी, पीला, नारंगी। अगर पेपर में आ जाता है कभी गलती से, वैसे आता तो नहीं है लेकिन अगर आ जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो लाल, हरा, नीला, और द्वितीय रंग कौन से होंगे तो बैगनी, पीला, नारंगी। अच्छा पूरक रंग भी किसी को कहते हैं? पूरक रंग सप्लीमेंट्री आपका कलर किसको कहते हैं? बताओ, सप्लीमेंट्री कलर किसे कहते हैं? जो सफ़ेद होता है वो सप्लीमेंट्री कलर होता है। तो लिख लीजिए, जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उन्हें एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। जैसे बताओ, जैसे नीला और पीला मिला के देखा है कभी? सफ़ेद बनता है। नीला और पीला रंग उभर कर आता है ना, इसलिए सफ़ेद बनता है। तो लिख लो जैसे नीला प्लस पीला सफ़ेद इजिकल टू सफ़ेद कर लेना, ठीक है। नीला प्लस पीला आप नहीं करना क्योंकि आप जो बनाएंगे ना वो उसमें बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। आप जो बनाएंगे उसमें बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आपके पास नेचुरल कलर है तब बन सकता है, वैसे आपका नहीं बनेगा क्योंकि सारे के सारे कलर कैसे होते हैं? नीला और पीला मिलाने पर क्या बनता है? सफ़ेद बनता है। चल तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये नहीं हुआ है। हम लोग अभी सोमवार को इसको पढ़ेंगे।